हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग हिंदी की इस श्रृंखला में वर्णमाला के जो कॉन्सेप्ट हैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलते हैं। और शायद इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने स्वर भी पढ़ा अच्छे से, व्यंजन भी पढ़ लिया। अब चलते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद को अच्छे से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं बाह्य यत्न के आधार पर। बाह्य यत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के जो भेद होते हैं इनकी भी दो कैटेगरियां होती हैं। एक कैटेगरी आपकी होती है वायु या प्राण के आधार पर, वायु या प्राण के आधार पर। दूसरी कैटेगरी होती है घोष या झंकार के आधार पर, झंकार के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के जो भेद होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं वायु एवं प्राण के आधार पर, दूसरी बात को समझते हैं घोष या झंकार के आधार पर। तो ये जो वायु या प्राण के आधार पर होते हैं इसके भी आपके दो भेद होते हैं और इसके भी कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। तो इसके जो प्राण, वायु या प्राण के आधार पर, इसमें तो आपका हो जाता है अल्प प्राण और दूसरा हो जाता है महाप्राण। इसके दो प्रकार होते हैं, अल्प प्राण एवं महाप्राण, महाप्राण। अब इसके बाद जो घोष या झंकार है इसके आधार पर एक तो हो जाता है आपका अघोष और एक हो जाता है घोष, एक हो जाता है अघोष, एक हो जाता है घोष। इन्हीं बातों को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले वर्णमाला को लिख लेते हैं ताकि आपको घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण समझने में बहुत ही अच्छाई होगी इससे समझने में। ठीक, तो समझने में थोड़ा सा कठिनाई नहीं होगी। आइए समझते हैं। ये आपका कंप्लीट क्या हुआ? ये कंप्लीट आपकी यहाँ तक वर्णमाला हुई। अब इसी को समझना है कि क्या होता है अल्प प्राण और क्या होता है महाप्राण। तो एक बात आप लोग यहाँ पे ऐसे नोट करके बना लीजिएगा। एक तरफ आप बना लीजिएगा अल्प प्राण और दूसरी तरफ आप बना लीजिएगा महाप्राण। ठीक, अल्प प्राण महाप्राण। एक तरफ आप बना लेंगे घोष, एक तरफ आप बनाएंगे अघोष और एक तरफ आप बनाएंगे क्या? सघोष। सघोष या घोष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका घोष हो गया। दोनों बात को सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्या होते हैं अल्प प्राण, क्या होते हैं महाप्राण। देखिए अल्प का मतलब होता है क्या? अल्प का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा या थोड़ी, और प्राण का मतलब प्राण वायु। जो थोड़ी प्राण वायु वाले होते हैं ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु लगती है या थोड़ी प्राण वायु लगती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। और महा का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, ज़्यादा और प्राण वायु ज़्यादा। इसका मतलब जिसको बोलने में या ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में प्राण वायु ज़्यादा लगती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से अघोष की बात करेंगे और घोष की बात करेंगे। देखिए घोष का मतलब होता है गूंजना। ठीक, गूंजना। ऐसे वर्ड जिनको हम बोलें जिससे गूंज उत्पन्न हो, गूंज हो, कंठ में एक सरसराहट उत्पन्न हो, वही क्या होता है? घोष होता है। अघोष का मतलब क्या होता है? ना गूंजना। क्या होता है? ना गूंजना। ठीक, एक बात को आप लोग अच्छे से समझ पाए। देखिए जो अल्प प्राण में अल्प लिखा है और जो महाप्राण में महा लिखा है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है वर्णमाला को समझने के लिए। ठीक, इसी तरीके से आघोष और घोष जो लिखा है इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है कि इसमें जो गूंज होती है और गूंज से ही हम सेट कर ले जाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए जैसे आपका वर्णमाला लिखा है तो प्रत्येक वर्ग का ये 1 2 3 4 और 5 करके ये आपके क्या है? अल्फ़ाबेट हैं। ये इसी नंबर के अल्फ़ाबेट हैं, हम आप ऐसे समझेंगे। ठीक, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह शुरुआत करते हैं कि एक ये आपका लिखा हुआ है का। जैसे आप कभी भी वर्णमाला पढ़ें या पढ़े रहे होंगे तो सबसे पहले आप पढ़े रहे होंगे का, खा, गा, घा, अंगा। तो एक चीज आप नोटिस करिए,
का को कम समय में पढ़ रहे हैं, खा को ज़्यादा में, फिर गा को कम समय में, फिर घा को ज़्यादा समय में, फिर अंगा को कम समय में। इसका मतलब है कि पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ड है इनको पढ़ने में हमें कम समय लगा। और कम समय किस में लगता है? हमेशा अल्प प्राण में। इसका मतलब पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड बोलने में, पढ़ने में समय कम लगा। इसका मतलब ये हो जाएंगे अल्प प्राण। तो बचा दूसरा और चौथा, इन्हें हम क्या कह देंगे? महाप्राण। कोई दिक्कत यहां तक? इसी तरीके से हमने जैसे कहा च कम समय लगा, अल्प प्राण हो गया। छा ज्यादा समय लगा, जा कम समय लगा, झा ज्यादा समय लगा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। यहां तक बातें आप लोग समझ में आ गई होगी, यहां तक बातें आप लोगों के समझ में आई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब चलते हैं थोड़ा सा और। देखिए इतना आप नोटिस करेंगे कि कोई भी आप वर्ड को पढ़ें और वर्ड को पढ़ने में थोड़ा कम समय में यदि उसको बोल दें तो अल्प प्राण, और ज्यादा खींचेगा तो महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ड का 1, 3, 5 आप याद रखिएगा। अल्प प्राण बराबर, बहुत लोग इसको फार्मूला समझ लेते हैं 135, और बहुत लोग महाप्राण को समझ लेते हैं कितना? 24। ठीक, तो आइए अब समझते हैं घोष और अघोष के बारे में। देखिए जैसे आप पढ़िए, ये आप लोग यहाँ तक ये तो समझ पाए ना? समझ पाए होंगे तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया है अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए हमने कहा टा, हमने कहा ठा, यहाँ पे नंबर कर लेते हैं 1 नंबर, 3, 4 और 5। ठीक, ये जो टा है, ठा है, देखिए टा पढ़ रहे हैं और ठा पढ़ रहे हैं, तो क्या कंठ में कोई सरसराहट उत्पन्न हो रही है? क्या कंठ में कोई गूंज आ रही है? नहीं। टा ठा, टा ठा, का खा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, देखिए जितने पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको देखिएगा, रेड कलर से जितना अंडरलाइन हुआ है, ये देखिए रेड कलर से जितने भी अंडरलाइन हो रहे हैं इनको देखिएगा, इनको देखिए। अब इन सभी को पढ़िए, क्या देखिए कंठ में गूंज उत्पन्न हो रही है? देखिए पा फा नहीं हो रही, ता था नहीं हो रहा, टा ठा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जो होता है यह होता है आघोष, मतलब बिना गूंज के होता है। अब आइए आगे पढ़िए, आगे सर आप क्या बता रहे हैं? ये देखिए जितने में हम हरे मार्कर से अंडरलाइन कर रहे हैं इसको समझिएगा, ये हरा वाला जितना है समझ लीजिएगा। इसको समझिएगा। तो देखिए सब में देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर यहाँ देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सभी आप समझ लीजिएगा। ये आप ऐसे समझिएगा कि ये जितने आपके हरे वाले बन रहे हैं इनको समझिए। अब ये पहले हरे वाले हैं, ठीक, अब आप समझ लीजिएगा। तो जितने रेड वाले दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कह देते हैं आघोष। आघोष का मतलब होता है कि इनके वर्डों के उच्चारण में गूंज उत्पन्न नहीं होती है। अब समझिएगा जो हरे मार्कर से लिखा हुआ है, अंडरलाइन में हुआ है, इन्हें हम कहते हैं घोष। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड क्या होता है? घोष होता है। कैसे? समझिए, हमने पढ़ा का खा, तो इसमें कोई गूंज उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए पहले दूसरे को हमने रख दिया अघोष में। अब यहां पढ़िए ग घ अंगा, देखिए कंठ में एक गूंज आ रही है, ग घ अंगा, एक गूंज, एक सरसराहट आ रही है, झंकार टाइप में आ रही है। क्या आ रही है? एक झंकार आ रही है, ज झ इया ड ढ अड़ा द ध ना, एक झंकार आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे दोस्त आप लोग यह समझिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अघोष तथा तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होता है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जितने आपके लाल मार्कर से अंडरलाइन किए हुए हैं ये सभी अघोष होंगे, और जो हरे से हैं वो क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। अब बोलेंगे सर अल्प प्राण और महाप्राण, तो अल्प प्राण और महाप्राण में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अल्प प्राण के जो 5 वर्ग हैं उनमें से 5 वर्गों में कोई एक वर्ग को आप लिख लीजिएगा और ऐसे पढ़िएगा जैसे हम पढ़ रहे हैं। का कम समय लग रहा है, अल्प प्राण। खा गा घ अंगा,
तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। बातें यहां तक आप लोग कंप्लीट समझ पाए होंगे। चलिए अब इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट को क्या समझते हैं, एक आप लोग पढ़े होंगे अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। ठीक, अनुनासिक या नासिक के व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए ये आपको जो अल्फाबेट लिखे हैं, इसके अल्फाबेट लिखने के लिए बहुत सारा रीजन था। देखिए अल्प प्राण, सॉरी, यहाँ पे अब आपको समझना क्या है, नासिक के व्यंजन, इसको हटा ही देते हैं। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको फिर हटाएं। आइए समझते हैं अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। अनुनासिक या नासिक के व्यंजन, देखिए वे व्यंजन जो नाक और मुख बोलने पर दोनों को प्रयोग किया जाता है। देखिए वे व्यंजन जिसको बोलने के लिए नाक एवं मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है, मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। देखिए नासिक के व्यंजन का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिएगा, का से लेकर के अंगा तक, या आड़ा, माँ, ताथा दाधा ना, माँ, ठीक, ए माँ, ऐसे समझिएगा। का, चा, टा, ता, पा, ये 5 प्रकार के आपके क्या हैं, वर्ग हैं। 5 प्रकार के आपके वर्ग हैं। तो ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक 5 वर्ग जो आप लोगों को अभी तक हम पढ़ाए, 5 वर्ग के जो 5 वर्ग के जो अंतिम क्या है, अंतिम वर्ड, ऐसे समझिएगा, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ड को हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन कैसे कहेंगे, क्योंकि ये नाक से भी प्रयोग किए जा रहे हैं और मुख से भी प्रयोग किए जाते हैं। नाक एवं मुख दोनों के सहारे बोले जाते हैं। जैसे हमने कहा अंगा, अंगा, देखिए नाक का इस्तेमाल हो रहा है, मुख का अंगा, इया, इया, ना, ना, मा, देखिए नाक और मुख दोनों का प्रयोग हो रहा है। नासिक के व्यंजन क्या होता है, तो नासिक या अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ड या प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ड को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। ऐसे वर्ड का उच्चारण स्थान या उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। बातें समझ में आई। इनकी संख्या 5 होती है, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अनुनासिक या नासिक व्यंजन की संख्या 5, इसलिए इसे पंचमाक्षर, पंचमाक्षर या पंचम वर्ड के नाम से जाना जाता है। पंचम वर्ड भी कहा जाता है, पंचम वर्ड भी कहा जाता है। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? क्या अनुनासिक या नासिक के व्यंजन में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अभी हिंदी में बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। वर्णमाला बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, आइए समझते हैं। एक व्यंजन आपका है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं इनको समझ लीजिएगा। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा द्वित्व व्यंजन क्या है। तो द्वित्व व्यंजन में हमने जैसे लिख दिया डिब्बा, अब डिब्बा लिख दिया, इसी तरीके से हमने लिख दिया कुत्ता लिख दिया, इसी तरीके से हमने लिख दिया और कोई चीज जैसे द्वित्व व्यंजन में आ जाती है। जैसे उल्लास लिख दिया, उल्लास लिख दिया। ये सारी चीजें आपकी क्या है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मतलब जहां पे 2 व्यंजन, एक व्यंजन आधा, एक व्यंजन पूरा। देखिए ये डिब्बा में आधा और पूरा, आधा और पूरा, आधा और पूरा, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। ठीक, कभी भी ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखाई देगा तो उसको आप लगा दीजिएगा क्या, उसको आप लगा दीजिएगा द्वित्व व्यंजन। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मानक और अमानक। आइए समझते हैं। एक होते हैं मानक वर्ड, मानक वर्ड, और एक होता है अमानक वर्ड। एग्जाम्पल से समझिएगा और इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है। जैसे जिन वर्डों का प्रचलन है और जिनका प्रचलन नहीं है,
जिनका प्रचलन नहीं है। देखिए एक बात को आप समझिएगा, जब कभी भी आप लोग या हम लोग कोई आप ऐतिहासिक बुक खोलते हैं, कोई आप धर्म से रिलेटेड कोई बुक रामायण वगैरह आदि पढ़ते हैं, तो उसमें देखिए पहले भा को इस तरीके से लिखता था, विद्या में जो दया है इस तरीके से लिखता था या नहीं, या आप समझ लीजिए ला को इस तरीके से लिखता था कि नहीं, ला को इस तरीके से लिखता था या नहीं, त्रा को कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे लिखता था कि नहीं लिखता था। तो जो आमानक वर्ड थे इन्हें ही हम आमानक बोलने लगे, लेकिन अब इन्हीं का सुधरा हुआ रूप प्रयोग होने लगा। जैसे भा को हम इस तरीके से, माँ को इस तरीके से, ला को इस तरीके से लिख रहे हैं या नहीं। यही होता है मानक और अमानक। मतलब अमानक जिनका अब प्रचलन नहीं है, मानक का मतलब होता है जिनका अभी प्रचलन है, वही होते हैं मानक एवं अमानक। इतनी सी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं। एक होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन देखिए इसको समझ लेते हैं। पार्श्विक का मतलब होता है बगल में। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, तो यहां पे लिख लीजिएगा, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा के बगल भाग पर बल लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन में आप ध्यान रखेंगे, पार्श्विक व्यंजन कौन होते हैं, पार्श्विक में ला हो जाएगा। ठीक, क्या बताएं हम पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है यह पार्श्व से मिलकर के बना है, और इसका मतलब होता है बगल में। और बगल में किसके, जिह्वा के बगल में। मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोले हम या जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा के बगल भाग पर बल लगे, उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक। और पार्श्विक में आप ध्यान रखेंगे, पार्श्विक का एक मात्र एग्जाम्पल या पार्श्विक व्यंजन आपका क्या होगा, ला। कैसे, ला ला ला। देखिए जिह्वा के बगल भाग को क्या कर रहा है, बगल वाले भाग पर बल लग रहा है कि नहीं, ला 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 लग रहा है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन को वत्सर्य व्यंजन भी कहते हैं, वत्सर्य व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन को वत्सर्य व्यंजन भी कहते हैं। चलिए इसके बाद एक आपका है लुंठित। आइए समझ लेते हैं लुंठित क्या होता है। जिह्वा पीछे की ओर मुड़ती है। दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखिएगा। देखिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि पार्श्विक व्यंजन में ला को रखें या लुंठित में। तो ध्यान रखेंगे, पार्श्विक व्यंजन में जिह्वा के बगल भाग पर बल लगेगा, लेकिन लुंठित व्यंजन में ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा के पीछे की ओर मुड़ती है या जिह्वा पीछे की ओर मुड़ती है, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन में क्या होते हैं, रा होता है। लुंठित व्यंजन क्या होगा, रा होगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पार्श्विक व्यंजन और लुंठित व्यंजन दोनों समझ में नहीं आते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। ध्यान यह रखना है कि यह जो लुंठित व्यंजन है, इस लुंठित व्यंजन में ला नहीं आता है। तो ला से लुंठित, ला से ला, मतलब लुंठित में ला नहीं आएगा, तो भाई ला आएगा कहाँ, पार्श्विक में आएगा। बातें समझ में आई। इतना ध्यान रखिएगा, लुंठित में ला नहीं आता है, तो लुंठित में जब ला नहीं आएगा तो आएगा क्या, रा आएगा। तो ला किसका हो जाएगा, पार्श्विक व्यंजन का। दोनों बातें आप लोग अच्छे से समझ में पाए या नहीं, दोनों बातें आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक बात आप लोगों का स्किप हो रहा था, आगत ध्वनियां क्या होती हैं। ऐसी ध्वनि जिसका जो मतलब हिंदी में दूसरी भाषा से प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं आगत ध्वनियां क्या होती हैं। वे ध्वनियां जो हिंदी में दूसरी भाषा से आई हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल नहीं, आप कह सकते हैं आगत ध्वनि कौन सी होती है। जैसे हमने कहा जा, हमने कहा फा, जा फा, का खा जा फा। इसी तरीके से खा, ये सभी क्या होती हैं, आगत ध्वनियाँ। और ये आगत ध्वनि में ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये बिंदु को हम बोलते हैं नुक्ता ध्वनि। क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नुक्ता ध्वनि। ठीक, ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट। ये यहाँ तक आपका वर्णमाला कंप्लीट हुआ। अभी वर्णमाला के जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, वो एक कॉन्सेप्ट यह बचा हुआ है कि वर्णमाला के प्रमुख उच्चारण स्थान। क्या बचे हुए हैं, सभी प्रमुख उच्चारण स्थान। मतलब किसको हम क्या बोलेंगे, मतलब किसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, किसका कंठ होता है, किसका तालु होता है, किसका मूर्धा होता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, उच्चारण स्थान को कंप्लीट करेंगे। आपका यह वर्णमाला का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।